नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब स्टडी विद मंतोष में। आइए आज शुरू करते हैं द्वैतारक परिकल्पना, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। ये द्वैतारक परिकल्पना कौन दिया था, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस। ठीक, तो द्वैतारक परिकल्पना रसेल महोदय ने दिए थे। कौन दिए थे? रसेल। आइए देखते हैं रसेल के बारे में। देखिए, जेम्स जीन्स की परिकल्पना से दो बातें प्रमाणित नहीं हो पा रही थी। जो जेम्स जीन्स की परिकल्पना थी, ज्वारीय परिकल्पना, उसी का ये संशोधन किए हैं। कौन? रसेल। ठीक, तो इन्होंने बताया कि उनकी परिकल्पना से दो बातें स्पष्ट नहीं हो रही थी, प्रमाणित नहीं हो रही थी। कौन कौन? पहली है सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी। सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी कितनी है, ये नहीं हो रही थी क्लियर। दूसरा, ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता, ये भी नहीं क्लियर हो रहा था। ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग की अधिकता। इन दो समस्याओं के समाधान के लिए रसेल ने द्वैतारक परिकल्पना का प्रतिपादन किया। ठीक, अब इसमें इन्होंने क्या क्या कहा, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, इन्होंने बताया, रसेल ने, आदिकाल में सूर्य के पास ही दो तारे थे। सूर्य के पास ही दो तारे थे। सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। एक जो तारा था वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा था। आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आया, किंतु इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। जो साथी तारा था, एक जो विशालकाय तारा आया, उसकी जो दिशा थी परिक्रमा की, वो इसके साथी तारे के विपरीत थी। इन दो तारों के बीच की दूरी संभवतः 48 से 64 लाख किलोमीटर रही होगी, ये अनुमान लगाया गया। ठीक, अब देखिए आगे। इसी तरह विशालकाय तारा सूर्य से अधिक दूर रहा होगा, जिस कारण विशालकाय तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा, परंतु साथी तारे पर ज्वारीय बल के कारण पदार्थ विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होने लगा। ठीक, ज्वारीय बल के कारण सूर्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जो साथी तारा था उसके ऊपर पड़ा, तो उससे जो तारे की ओर जो आकर्षित हुए पदार्थ, वो विशालकाय तारे की ओर आने लगे। जैसे जैसे विशालकाय तारा साथी तारे के करीब आता गया, आकर्षण बल बढ़ता गया और ऊपर अधिक उभार अधिक होने लगा। उसमें उभार अधिक होने लगा। अब आगे देखिए, जब विशालकाय साथी तारे की निकटतम दूरी पर आ गया तो अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगे। आगे चलकर इन्हीं पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। उन्होंने बताया कि अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशालकाय तारे की दिशा में घूमने लगे। आगे चलकर इन पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब पहले इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि एक सूर्य था। ठीक, एक सूर्य,
और सूर्य के साथ 2 तारे थे। कौन कौन? एक साथी तारा था, ये सूर्य का साथी तारा। एक था जो वो विशालकाय तारा था, ये विशालकाय तारा। ये हो गया विशालकाय तारा। ये जो साथी तारा था, इसके विपरीत विशालकाय तारा घूम रहा था। अगर ये इसके विपरीत इस दिशा में अगर घूम रहा था, ये ऐसे चक्कर लगा रहा था इस तरह से, ये इसके विपरीत चक्कर लगा रहा था। इसकी आकर्षण शक्ति से ये जो विशालकाय तारा था, इसका नाम है विशालकाय। विशालकाय तारा की आकर्षण शक्ति से इसमें से जो कुछ कण थे, पदार्थ, वो बाहर निकले। ठीक, बाहर कैसे निकले कि ये साथी तारा इससे इस तरह से बाहर निकले। ठीक, जब ये बाहर निकले तो ये साथी तारा घूम रहा था इस तरह से विपरीत दिशा में, ये बाहर निकले और इसके संपर्क में आए। जब इसके संपर्क में आ गए तो ये भी इसी के साथ इस दिशा में, इससे अलग जब ऐसे हो गए तो ये भी ऐसे ही चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ठीक, ये भी चक्कर लगाने शुरू कर दिए। बताते हैं कि सूर्य अपने ही जगह पे था। ये जो निकला हुआ भाग था, इससे टूटा हुआ भाग, इसी भाग से पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। कुछ समय बाद ये विशालकाय तारा जो था, ये कहीं दूर चला गया और ये जो है इसका चक्कर लगाने शुरू कर दिए। ठीक, ये तो था इनका सिद्धांत। आगे अब इनकी आलोचना हुई। आलोचना क्या हुई, अब देखिए। रसेल की आलोचना। पहली आलोचना क्या हुई? रसेल ने साथी तारे से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति को समझाया है, परंतु साथी तारे के अवशिष्ट भाग पर प्रकाश नहीं डाला। जो साथी तारा था, इससे जो ये निकला हुआ भाग था, तो बताया कि इसी से पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। लेकिन ये जो बचा हुआ भाग था इसका, ये जो बचा हुआ भाग था, इसका क्या हुआ, इसके बारे में वो स्पष्ट नहीं बताए। दूसरा, निर्माण के समय ग्रह सूर्य से दूर थे तथा एक दूसरे से दूर फैले थे, परंतु विशालकाय तारे के भ्रमण पथ पर आगे निकल जाने पर सभी ग्रह सूर्य की आकर्षण परिधि में आ गए, जबकि उसके सबसे करीब साथी तारे का अवशिष्ट भाग सूर्य के आकर्षण में नहीं आ सका। इस तरह विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होती है। कहने का मतलब कि जो विशालकाय तारा था, विशालकाय तारे के भ्रमण की वजह से जो साथी तारा था, साथी तारा जब उसके पास आकर्षित हो गया, उसके पास जब आ गया, तो सूर्य का भाग क्यों नहीं आया? ये भी एक विरोधाभास है। ठीक, ये तो हो गया रसेल का द्वय तारक सिद्धांत। आगे अगला है अभिनव तारा परिकल्पना। अब अभिनव तारा परिकल्पना क्या है? अभिनव तारा परिकल्पना ये होयल्ट तथा लिटिलटन ने दिया था। ठीक, कौन दिया था? होयल्ट तथा लिटिलटन। अब इनके सिद्धांत देख लेते हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 2 गणितज्ञ, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के 2 गणितज्ञ
कौन कौन? होयल तथा लिटिलटन। अच्छा, होयल का नाम पूरा नाम था फ्रेड होयल। फ्रेड होयल। होयल तथा लिटिलटन ने सौर परिवार की रचना से संबंधित अपने नए सिद्धांत का प्रतिपादन 1939 ईस्वी में किया था। होयल एवं लिटिलटन ने कब किया था अपना सिद्धांत? अभिनव मत का प्रतिपादन 1939 ईस्वी में किया था। ये तो हो गया। आगे, इनका सिद्धांत न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? न्यूक्लियर फिजिक्स। ये पूछा जाता है कि होयल तथा लिटिलटन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये न्यूक्लियर फिजिक्स से संबंधित है तथा इसकी व्याख्या उन्होंने अपने निबंध नेचर ऑफ द यूनिवर्स में की थी। उनका एक निबंध था, कौन? नेचर ऑफ द यूनिवर्स। इसी में इन्होंने अपनी व्याख्या दी थी। लिटिलटन के अनुसार जीन्स की परिकल्पना की प्रक्रिया तथा ग्रहों के बीच की दूरी का दोष दूर किया जा सकता है। अच्छा, हॉयल और लिटिलटन ने जो जेम्स जीन्स की परिकल्पना थी उसी को दूर करने के लिए लाए थे अपना सिद्धांत। कौन? जेम्स जीन्स। आगे देखिए, आगे क्या कहते हैं। लिटिलटन के अनुसार ब्रह्मांड में केवल 2 तारे नहीं थे, वरन 3 तारे थे। सूर्य, उसका साथी तारा तथा पास आता हुआ एक अन्य तारा। कौन कौन? सूर्य, साथी तारा और एक पास आता हुआ तारा। बताए कि एक नहीं 3 तारे थे। साथी तारा सूर्य से अधिक दूर तथा विशाल था। ये जो साथी तारा था ये सूर्य से बहुत दूर था, बहुत दूर था और बहुत विशाल था। इस प्रकार साथी तारे के विघटन से प्राप्त पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। इसी साथी तारे के विघटन से ग्रहों का निर्माण हुआ। ये कौन बताते हैं? होयल और लिटिलटन। तथा ग्रह सूर्य से अधिक दूर हो गए। जब इसका विघटन हुआ तो ग्रह बने। जब ये ग्रह बने तो ये सूर्य से बहुत दूर हो गए। इस संशोधन द्वारा सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी की समस्या सुलझ जाती है। ठीक, बताते हैं कि जब ये दूर हो गए जो है तो इसीलिए उनकी दूरी का पता चल गया कि ये जब इससे विघटन हुआ तो ये दूर चले गए। ये कौन बताता है? होयल और लिटिलटन। ये तो होयल और लिटिलटन का सिद्धांत था। आगे अगला है विखंडन परिकल्पना। अब विखंडन परिकल्पना किसका है? तो ये रासगन का है। ठीक, रासगन का विखंडन। अब रासगन क्या कहते हैं देखिए। उनके अनुसार ब्रह्मांड में 2 तारे थे। ब्रह्मांड में 2 तारे थे, 1 और 2। एक भ्रमणशील विषय का तारा था तथा एक अन्य तारा जिसमें अस्थायी तारा विखंडित होकर 2 भागों में बट गया। एक भ्रमणशील, ये इसको मान लेते हैं भ्रमणशील विशालकाय तारा।
एक ये हो गया भ्रमणशील विशालकाय तारा। भ्रमणशील विशालकाय तारा, ये हो गए भ्रमणशील विशालकाय तारा। और एक अन्य तारा जो अस्थाई था, एक ही अन्य तारा, ठीक, ये तारा थे। तथा अब जब अस्थाई तारा जो था, इसमें ये हो गया अस्थाई तारा। अब इस अस्थाई तारे में क्या हुआ, विखंडन हुआ। जब विखंडन हुआ तो ये दो तारों में बटा, ठीक, ये दो तारों में बटा। कौन कौन, देखिए, ये हो गया अस्थाई तारा, ठीक, ये अस्थाई तारा। अब इसका जब विखंडन हुआ तो ये दो भागों में बटा। कौन, एक अस्थाई और एक अस्थाई, एक अस्थाई तारा, ठीक। जब अस्थाई तारा अपने स्थान पर, अब ये अस्थाई तारा क्या हुआ कि ये अपने स्थान पर ध्वस्त हो गया, ठीक, ये अपने स्थान पर ध्वस्त हो गया। और इसी अस्थाई तारा से धूलकण बना, धूलकण बना, इसी अस्थाई तारा से धूलकण बना, इसी यही धूलकण में परिवर्तित हो गए। और विशालकाय तारों के अपने मार्ग में काफ़ी दूर निकल जाने के कारण अस्थाई तारा अर्थात सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब ये जो अस्थाई तारा था, ये जब यहाँ से विशालकाय तारा ऐसे गुजरा था, तो इसका जो विखंडन हुआ था एक अस्थाई में और एक अस्थाई में, अस्थाई जो था इसी से धूलकण का निर्माण हुआ। अब जो अस्थाई था ये क्या किया कि ये जो विशालकाय तारा था, विशालकाय तारा ये बहुत दूर चला गया इससे। अब यही अस्थाई तारा जो था ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने लगा, ठीक। इन्हीं धूल कणों से पृथ्वी सहित अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हो गई। अब ये चारों तरफ चक्कर लगाने लगा और जो ये धूल कण थे, ये धूल कण, यही धूल कण मिलके पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति किए, ऐसा जो है इसमें माना गया, ठीक। अब अगला किसका है, अगला है अंतरतालक धूल कल्पना ऑटो स्मिथ की। अब ऑटो स्मिथ क्या कहते हैं, देखिए, अंतरतालक धूल कल्पना ऑटो स्मिथ क्या कहते हैं। रूसी वैज्ञानिक ऑटो स्मिथ ने 1943 में सौर मंडल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। सबसे पहले ऑटो स्मिथ कहाँ के थे, तो ये रूसी वैज्ञानिक थे, रूस के थे। इन्होंने अपना सिद्धांत कब दिया था, 1943 में दिया था, ठीक। इस परिकल्पना ने सौर मंडल की कई समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किया। कौन कौन से हल प्रस्तुत किए, देखिए, पहला, सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग में अंतर। दूसरा, विभिन्न ग्रहों की रचना में अंतर। तीसरा, विभिन्न ग्रहों की गति में अंतर। चौथा, सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी की यथार्थता। इतने सारे
विकल्पों को इन्होंने बताया। कौन? ऑटो स्मिथ। अब आगे, स्मिथ की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से बताया। ठीक, गैस व धूल कणों से बताया। आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक मात्रा में गैस एवं धूल कण फैले हुए थे। बताया कि आदिकाल में ब्रह्मांड में अत्यधिक धूल कण गैस फैले थे। इन गैस मेघों तथा धूल कणों की उत्पत्ति उल्काओं या तारों से निकले पदार्थ से मानी जाती है। प्रारंभ में जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ तथा धूल कण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। बताए कि सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था, उस समय अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ तथा धूल कण को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। इन्हीं धूल कणों से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। बताया कि ये जो सूर्य था, ये सूर्य था। अब ब्रह्मांड में पहले से धूल कण थे। ब्रह्मांड में पहले से धूल कण थे। इस तरह से धूल कण ब्रह्मांड में पहले से थे। ठीक, यही धूल कण जो थे ये सूर्य के चारों तरफ इस तरह से चक्कर लगा रहे थे। ठीक, इन्हीं धूल कणों से बताया कि पृथ्वी और अन्य ग्रहों की उत्पत्ति हुई। ठीक, ये कौन बताया? ऑटो स्मिथ। ठीक, और आज के लिए बस इतनी ही। अब आगे, आज वैज्ञानिक संकल्पना खत्म हो गई। अब आगे देखेंगे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी का पूरा वर्णन करेंगे। ठीक, बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।